हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू अचीवर बैच फॉर 69 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। हमने शुरुआत करी है मॉडर्न हिस्ट्री से और मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में ब्रिटिश शासन का भारतीय किसानों पे किस तरीके से प्रभाव पड़ा, किस तरीके से भारतीय किसानों की स्थिति को ब्रिटिश शासन की नीतियों ने बर्बाद करा, इसका हम आलोचनात्मक अध्ययन करने वाले हैं। किसी भी टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं तो उससे पहले मैं एक कुछ संभावित प्रश्नों का सेट आपके सामने रखता हूं, जिससे आपको ओवरऑल पता चल सके कि बीपीएससी जो है अपने एनालिटिकल अप्रोच के साथ मेंस एग्जामिनेशन में किन तरीकों का प्रश्न जो है इस टॉपिक से या रिलेटेड टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं उसे अराइज कर सकता है। तो देखिए, इसमें संभावित प्रश्नों की बात करें तो इसमें इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि महाजन साम्राज्यवादी शोषण तंत्र में एक अवश्यंभावी दाता थे, भारतीय किसानों की बर्बादी में इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण करें। काफी ज्यादा एनालिटिकल प्रश्न है। जब किसी भी टॉपिक को एनालिटिकल तरीकों से पढ़ोगे तो आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, हमारा अप्रोच यही है कि जो लोग भी 69 बीपीएससी मेंस के लिए हमसे जुड़े या बीपीएससी प्रिपरेशन के लिए हमसे जुड़े, उनका एनालिटिकल अप्रोच इतना डेवलप कर दें, साइंटिफिक टेम्परामेंट इतना डेवलप कर दें कि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरीके का यदि प्रश्न बीपीएससी पूछता है तो वे एस्पिरेंट आराम से सॉल्व कर सकें एग्जामिनेशन हॉल में। इसके साथ साथ यदि सीधे प्रश्नों की बात करें तो सीधा प्रश्न इसे यह पूछ सकता है कि ब्रिटिश शासन किस प्रकार से किसानों की दुर्दशा के लिए उत्तरदायी थी, स्पष्ट करें। काफी इंपॉर्टेंट जो प्रश्नों का सेट मैंने डाल दिया है, इसको जो है आप घर पे बैठ के ओवरऑल वीडियो देखने के बाद और पीडीएफ नोट्स पढ़ने के बाद खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशन। देखिए, ब्रिटिश शासन की जो भी नीतियां थी और उसके बदौलत उन नीतियों के परिणाम स्वरूप जो किसानों की दुर्दशा हुई उसको अनेक सेक्टर में बांटा जा सकता है। तो ये मैं डायग्राम के थ्रू ऐसे बांट दिया है, उसका शॉर्ट नोट्स बना दिया मैंने। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, आप शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना इफ यू आर सीरियस एस्पिरेंट फॉर बीपीएससी, आईएएस या अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन। देखिए, सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था की बात करें। वारन हेस्टिंग्स और रॉबर्ट क्लाइव की नीतियां जो थी अधिक राजस्व वसूलने की, इस तरीके से किसानों को बर्बाद कर दिया कि इवन इफ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भी ये कहा था कि जो ये उच्च राजस्व उगाही की नीतियां हैं, ये इस तरीके से किसानों की बर्बाद कर दिया है कि बंगाल का 1/3 हिस्सा जो है एक जंगल के तरीके से बदल गया है, जंगल के रूप में बदल गया है और यहां पे केवल वंचर ही रहते हैं। तो आप उस दुर्दशा को भांपिए, उस मतलब स्थिति का अवलोकन कीजिए कि किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था में किसानों की दुर्दशा हुई थी, जो ब्रिटिश आर्थिक नीतियां थी या ब्रिटेन की जो भी पॉलिसीज थी उसके वजह से। ठीक है, यदि आप देखोगे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी जो राजस्व नीतियां आपने पढ़ रखी होगी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए, या जो लोग हमसे प्री और मेंस में दोनों जुड़े हुए हैं तो काफी ज्यादा इसका एनालिटिकल अप्रोच के साथ मैंने आपको समझाया था। तो आपने देखा होगा कि इन तीनों नीतियों का केवल और केवल एक ही उद्देश्य था, हाई टैक्सेशन का कलेक्शन करना, हाई मतलब रेवेन्यू का कलेक्शन करना। कहीं से भी यहां पे एग्रीकल्चर पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया, किसानों की जो दशा थी उसको अपलिफ्ट करने की कोशिश नहीं करी गई, केवल और केवल राजस्व वसूलने का एक यहां पे तंत्र डेवलप करा गया। किसी में जमींदारों को दिया गया ये मतलब कार्य करने का, राजस्व वसूलने का कार्य, और किसी में सरकार ने खुद अपने हाथों में ले ली। लेकिन ओवरऑल जो टारगेट था गवर्नमेंट का, किसी भी तरीके से एग्रीकल्चर रिफॉर्म न होके किसानों से अधिक राजस्व वसूली करना था, जिससे किसानों की स्थिति जो है दिन प्रतिदिन बर्बाद होती गई। उपज कम होता था, राजस्व अधिक देना होता था, किसान राजस्व यदि नहीं चुका सकते थे तो सनसेट क्लॉज के तहत उनका जमीन हस्तांतरण हो जाता था किसी अन्य जमींदार के पास, जिससे वे किसान भूमिहीन हो जाते थे और गरीबी के विशेष सर्किल में गिर के बर्बाद हो जाते थे माय डियर फ्रेंड। ठीक है, यदि दूसरा इसमें टॉपिक देखें तो परंपरागत अर्थव्यवस्था का जब विनाश होता है हर एक तरीके से, आपने देखा था कि 1813 के बाद कैसे एक तरफा मुक्त व्यापार नीति के तहत किसानों ने अंग्रेजों ने जो भारतीय परंपरागत अर्थव्यवस्था थी उसका विघटन कर दिया, उसका सत्यानाश कर दिया। तो जो लोग शिल्पकार थे, जो लोग दस्तकार थे, जो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मतलब कि वो कुटीर और घरेलू उद्योगों में ही काम करते थे, वे लोग केवल और केवल जाके एग्रीकल्चर पे आश्रित हो गए। ठीक है, एग्रीकल्चर पे आश्रित हो गए और भू राजस्व का दर जो है बढ़ते चला गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भू राजस्व का प्रति ईयर कलेक्शन यदि देखा जाए तो जहां पे 1857-58 में 15.3 करोड़ रुपए के बराबर था, वहीं 1936-37 में यह आंकड़ा 35.8 करोड़ के बराबर हो चुका था।
बनिस्पत देखिए, किसान कीमतों और उत्पादन बढ़ने के साथ भू राजस्व के दर में वृद्धि नहीं करी गवर्नमेंट ने। यह बात हम मान सकते हैं कि आने वाले समय में जब गवर्नमेंट ने देखा कि जो हमारी भू राजस्व नीतियां हैं, अधिक टैक्स कलेक्शन की नीतियां हैं, इससे किसानों की दुर्दशा हो रही है, किसान बर्बाद हो रहे हैं। तो ओवरऑल जब सारे किसान बर्बाद ही हो जाएंगे तो ये एग्रीकल्चर और खेती किसानी करेगा कौन? तो आने वाले समय में सरकार ने इस भू राजस्व की नीतियों में भू राजस्व दर को मतलब बढ़ाया नहीं, लेकिन न बढ़ाने के बदौलत भी अधिक उपज और अधिक भू राजस्व का कलेक्शन जो है किसानों को कहीं से भी किसी भी तरीके से किसानों की स्थिति में सुधार नहीं किया। क्योंकि यहां पे जो परंपरागत अर्थव्यवस्था थी, जैसे मैंने बताया कि जैसे शिल्पकारों और परंपरागत अर्थव्यवस्था का जब विघटन हुआ तो कैसे जो इंडस्ट्री में लोग जुड़े हुए थे, चाहे वो घरेलू इंडस्ट्री हो या मास लेवल की इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर पे आके उनका बोझ बढ़ते गया। तो एग्रीकल्चर इतना बोझ सहन कर सकता था कि ये जो भू राजस्व की दर नहीं बढ़ी समानुपातिक रूप से, उसका कोई खास प्रभाव जो है किसानों पर नहीं पड़ा। इसके साथ साथ जो भूस्वामी थे, सूदखोर थे, उनका गांवों तक पेनिट्रेशन हो चुका था और जो गांवों की भी व्यवस्था थी, जहां पे कहीं ना कहीं पहले जमींदारों की या सूदखोरों की नैतिक जिम्मेदारी होती थी, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, वे उससे विचलित हो गए। ठीक है, और किसान, गांव के किसान भी अब ओवरऑल बर्बाद होने लगे। इसके साथ साथ देखिए, जो उच्च भू राजस्व दर है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट कोई सेस लगाती है या मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं या मतलब पब्लिक के ऊपर ही यदि टैक्सेशन हाइक करती है, टैक्स हाइक करती है, तो क्या करती है? ये कहती है कि जो हम आपसे टैक्स ले रहे हैं, जो आप पैसा कमा रहे हो, उससे हम जो टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं, इसका पब्लिक वेलफेयर के लिए ही हम यूज करेंगे। ठीक है, तो आपके मन में यदि आपका दिमाग जिंदा है तो आप ये सोच सकते हो कि ठीक है, वे लोग टैक्स कलेक्शन करते थे, तो पैसवा क्या करते थे? तो पैसवा यही करते थे कि वे लोग केवल और केवल ब्रिटिश भारत की प्रशासनिक आवश्यकताओं पर खर्चा कर देते थे। और 1857 के पहले जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को खुश करने के लिए समय दर समय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नजराना भेजती थी तथा ब्रिटिश व्यापारियों का हित साधने में लगी रहती थी। तो ओवरऑल जो भी यहां से टैक्स कलेक्शन होता था, मान लीजिए ये टैक्स मतलब वसूलते थे, और इस टैक्स का उपयोग यदि वे भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, किसानों को सब्सिडी देने में और किसानों की मतलब जो भी जीवन स्तर था उसको सुधारने में यदि खर्चा करते, तो ऑब्वियस किसानों का अपलिफ्टमेंट होता और किसानों की दुर्दशा जो है उतनी नहीं होती। ठीक है, अब देख लेते हैं भू राजस्व और जमीन नीलामी। आपने देखा होगा कि जो सनसेट क्लॉज था, ये अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जो इन्होंने लाया, उसमें क्या था कि तय समय पर आपको टैक्स देना है। यदि किसान कोई टैक्स नहीं देता था तो क्या होता था, उसकी जमीन नीलाम हो जाती थी। नीलाम किसी अन्य महाजन के हाथ में चला जाता था या जमींदारों के हाथ में या धनी किसानों के हाथ में चला जाता था। तो किसान जो थे यहां से भूमिहीन हो जाते थे। तो उन्होंने क्या एक स्ट्रेटजी अपनाई किसानों ने कि चलिए हम भूमिहीनता से बचना चाहते हैं, और इस बचने के चलते, भूमिहीनता से बचने के लिए वे लोग क्या करते थे, अपनी जमीन का एक हिस्सा जो है किसानों से, जो धनी किसान थे, महाजन थे या सूदखोर थे, उनके हाथों में बेच देते थे और उस टैक्स के रूप में चुका देते थे। कभी कभी तो ये होता था कि पूरा का पूरा जमीन उनको कर्ज के रूप में सूदखोर के पास और महाजन के पास जो है ऊंचे ब्याज दर पर रखना पड़ता था। तो ये ओवरऑल क्या हो जाता था, वहां पे ऊंचे ब्याज दर पे रख देते थे। उसके अलावा जो ये सूदखोर थे, जो किसान थे, सूदखोर थे और जो महाजन थे, वे लोग किसानों की निरक्षरता का फायदा उठाते थे। ठीक है, ऐसा करते थे कि गलत दस्तावेज बना देते थे, जो जितना रकम लिया गया था उससे ज्यादा रकम जो है वो अपने खाता बही में रजिस्टर्ड कर देते थे और किसानों से अंगूठा लगा लेते थे। और जो न्यायिक प्रक्रिया थी, किसी भी तरीके से किसानों को न्यायपालिका में खदेड़ के यदि किसान कोई केस भी करता था इनके ऊपर, तो अपने पैसे के दम पे और अपने सामाजिक स्थिति के दम पे ये जो भी जुडिशियरी का निर्णय था अपने पक्ष में कर लेते थे, और किसान अंततोगत्वा गरीबी के विशेष सर्किल में पीसते पीसते बेचारा मर जाता था माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो इस तरीके से ये किसानों की दुर्दशा हुई, जो जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया अंग्रेजों ने अपनाई। इसके साथ साथ नई भू राजस्व नीति के तहत महाजनों पर कोई सामाजिक और नैतिक दबाव नहीं पड़ा। देखिए, पहले ये होता था कि जो महाजन थे वे लोग क्या करते थे, सोसाइटी ड्रिवन पॉलिसी बनाते थे। मतलब ये लोग एक
तरफ तो लोगों की आवश्यकताओं की इनकी पूर्ति भी करनी होती थी और जो पैसा देते थे उस पे इनको ब्याज भी लेना होता था, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि इनकी छवि समाज में खराब हो। तो ये जो रेट निर्धारित करते थे कहीं ना कहीं उसमें सामाजिक इंफ्लुएंस होता था। लेकिन जो भू हस्तांतरण की पॉलिसी गवर्नमेंट ने लाई, ब्रिटिश सरकार ने लाई, इसके तहत इनके ऊपर जो वो नैतिक और सामाजिक दबाव था वो कहीं ना कहीं हट गया था, क्योंकि भू हस्तांतरण जो है अब लीगलाइज्ड हो गया था। पहले किसान सामाजिक दबाव के चलते उनकी सामाजिक छवि ना खराब हो, उनकी नैतिकता पे कोई प्रश्न चिन्ह न लगाए, तो महाजन क्या करते थे, महाजन जो है किसी की जमीन को नहीं हड़पते थे कर्ज के बदौलत। मैक्सिमम केसेज में ऐसा होता था, या ज्यादा कर्ज नहीं वसूलते थे, या फ्रॉडगिरी नहीं करते थे। दैट मींस जो जालसाजी मैंने बताया किसानों की निरक्षरता को लेके, वे लोग नहीं करते थे, क्योंकि पंचायत और लोकल लेवल पे उनके ऊपर काफी ज्यादा नैतिक और सामाजिक दबाव होता था। लेकिन जब गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत जमीन हस्तांतरण जो है लीगलाइज्ड हो गया, तो किसानों को हड़पने की इनको खुली छूट मिल गई। ये अधिक कर्ज वसूलते थे, और किसान वैसे यदि कर्ज समय पे नहीं देते थे तो इनको क्या करते थे, इनका जमीन हड़प के और अपने यहां आजीवन बेगारी की प्रथा में ये ढकेल देते थे, और किसान जो है ऐसे ही बर्बाद हो जाते थे। किसान की पीढ़ियां और पीढ़ियां जो है वो कर्ज चुकाने में लगी रहती थी, लेकिन वो कर्ज कभी नहीं चुकता था, और किसान दिन प्रतिदिन जो है बर्बाद होते गए। रूरल डेब्ट की बात करें तो इसमें एक आंकड़ा दिया हुआ है जो कि मैंने एनसीईआरटी से उठाया है। बताया गया है कि 1911 में 3 अरब रुपये के बराबर रूरल डेब्ट था, दैट मींस ग्रामीण कर्ज था। वहीं बात करें तो ये आंकड़ा जो है 1937 में बढ़ के जो कि 18 अरब रुपये के बराबर हो गया। तो ये स्थिति आप देख सकते हो। इसके साथ साथ कृषि का वाणिज्यीकरण जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया, इसका भी बहुत ज्यादा घातक प्रभाव पड़ा माय डियर फ्रेंड। और हाँ, इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर प्रोग्राम अचीवर बैच फॉर 69 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन माय डियर फ्रेंड, देन यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप ऑन 9810638805 और 9717758805। मात्र 2500 रुपया में वी आर कवरिंग ऑल पार्ट्स ऑफ जीएस फर्स्ट एंड जीएस सेकंड पेपर लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, डेटा इंटरप्रिटेशन प्लस 100 प्लस एससी का टॉपिक, और टोटल जो है करंट पे डेवलपमेंट होगा। हमारा जो भी कोर्स है काफी साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ और करंट के साथ जो है उसका इंक्लूजन है, ठीक है। और हम क्लासेस जो है वीडियो लेक्चर और पीडीएफ नोट्स के थ्रू आपको प्रोवाइड कराएंगे। हर एक टॉपिक पे पहले वीडियो लेक्चर और पीडीएफ नोट्स मिलेगा। तो इफ यू आर सीरियस एस्पिरेंट एंड 69 बीपीएससी इज योर टारगेट, देन यू कैन ज्वाइन अस, और ज्वाइन करके आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। मात्र 2500 रुपए में हम ये प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो चलिए, ये हो गया हमारा प्रचार। अब आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे जो कमर्शियलाइजेशन हुआ था एग्रीकल्चर का, इसमें ये होता था कि देखिए, किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा पहले से ही दबाव होता था, समय पर टैक्स पूरा करना होता था, कहीं से कर्ज लिए हुए होते थे। तो जो फाइनल प्रोड्यूस एग्री प्रोड्यूस होता था इनका, किसानों का, ये लोग क्या करते थे, ये समय पर ये सारे टैक्स वगैरह गवर्नमेंट को दें या महाजन को कर्ज दें, महाजन को अपने उधारी को चुकाएं, तो ये समय पे इनको करना होता था। तो जो फाइनल प्रोड्यूस होता था ना, ये औने पौने दाम पे व्यापारियों पे बेचते थे। तो यहां पे व्यापारियों की मोनोपोली हो जाती थी। अब मान लीजिए कोई आपके पास कोई सामान है, जमीन का टुकड़ा है, नॉर्मल ठेठ भाषा में एक एग्जाम्पल के तहत मैं आपको समझा रहा हूं। तो वो जमीन आपको मान लो कि शहर में है, कोई इमरजेंसी आ जाती है और आपको वो जमीन इंस्टेंट रूप में बेचना होता है, तो वो आपको अब मतलब जो सामने वाला खरीदार होता है उसके अनुसार बेचना पड़ता है, ठीक है। और वही जमीन जब आप अपने मन से बेचोगे, सामने वाला डिमांड कर रहा है, कई सारे डिमांड करने वाले हैं आपके सामने आपके जमीन के टुकड़े को लेके, तो वो जमीन आप अपने मतलब दाम के अनुसार या मार्केट प्राइस पे बेच सकते हो, या अधिक से अधिक लाभ लेने की कोशिश करोगे, बार्गेनिंग पावर आपकी बढ़ेगी वहां पे। लेकिन यहां पे जो व्यापारियों की मोनोपोली थी, और वो मोनोपोली क्यों थी, क्योंकि किसानों को समय पे बेचारे को अपने कृषि उपज को बेचना पड़ता था, क्योंकि उनके ऊपर समय पर कर्ज चुकाने का जो दायित्व था या सरकार को टैक्स देने का दायित्व था, उस पर जो है वो उन काफी डिपेंडेंसी थी। और इसी मजबूरी के कारण जो व्यापारियों की मोनोपोली थी, वो क्या करती थी, बाजार से कम कीमतों पर जो है औने पौने दाम पे इनकी कृषि उपज को, कृषि प्रोड्यूस को खरीदती थी, जिसका इनको कोई लाभ नहीं होता था, और अंततोगत्वा ये गरीब के गरीब ही रह जाते थे माय डियर फ्रेंड, ठीक है। जो पैसा होता था वो क्या करते थे, ये मतलब कर्ज वगैरह चुकाने में, टैक्स वगैरह देने में ही खत्म हो जाता
जाता था, तो बचत नहीं हो पाता था। जब बचत नहीं होगा तो खाने पीने के ही मतलब हैंड टू माउथ वाला सिचुएशन होगा। जब हैंड टू माउथ वाला सिचुएशन होगा तो ओवरऑल ये फैमिली के डेवलपमेंट पे, पर्सनालिटी के डेवलपमेंट पे, एग्रीकल्चर पे, हेल्थ पे, सारे सेक्टर्स पे ये खर्चा नहीं कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। ये है हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट। चेन प्रक्रिया के तहत आप चीजों को समझोगे तो आप ये चीजें जो है आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल साबित होंगी माय डियर फ्रेंड, ठीक है। इसके अलावा औद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ये भी किसानों की दुर्दशा के पीछे जो है इसका बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कि मैंने बताया कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और एग्रीकल्चर का एकीकरण था, जो शिल्पकार थे, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था कभी स्वतंत्र थी, स्वावलंबी थी, जैसे उसको रेल के पटरियों ने बेधा, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की आर्थिक पॉलिसी थी या जो भी पॉलिसी थी जिसके तहत परंपरागत अर्थव्यवस्था का विघटन होता है, और उस विघटन के फलस्वरूप जो है जो लोग बेरोजगार होते हैं उनका रोजगार ठप होता है, इंडस्ट्री ठप होती है, तो उनके पास जब यहां पे औद्योगिकरण नहीं होता है इंडिया में, या नए उद्योग या नई उनको ऑप्शन नहीं मिलता है रोजगार का, तो वो सब लोग कहां जाते हैं, एग्रीकल्चर के तरफ मूव करते हैं। और एग्रीकल्चर की क्या दुर्दशा थी थ्रू आउट वीडियो लेक्चर में अभी तक बता चुका हूं, ठीक है। तो इस बदौलत बेचारे किसानों के ऊपर सरकार, जमींदार और महाजन का हमेशा तिहरा बोझ पड़ा रहता था, और किसान दिन प्रतिदिन जो है बदतर होते गए, आत्महत्या करते थे। और ये स्थिति तब बदतर हो जाती थी जब कोई प्राकृतिक अकाल पड़ जाता था, तो उस समय जो है लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग जो है काल कलवित हो जाते थे और उनकी अकाल मृत्यु हो जाती थी। तो ये था हमारा स्टैटिक पोर्शन, हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें। अब हम इसका कंक्लूजन कैसे लिखेंगे? हमने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो भी पॉलिसियां थी वे किस हद तक किसानों को मतलब धराशायी करने में, उनके दुर्दशा के लिए जो है उत्तरदायी थी। आज आजादी के 70 सालों में भी देखें तो किसानों की स्थिति में कुछ खास सुधार नहीं हुआ है। हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा पिछले 70 सालों में कई सारे प्रयास करे गए हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया, तीसरे ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करी जा रही है, जहां पे मैकेनाइजेशन और स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात करी जा रही है। फिर भी ऐसा देखा जाता है न्यूज़पेपर में, या ऐसे बहुत सारे आंकड़े, न्यूज़पेपर हम नहीं लिखते हैं, ऐसे बहुत सारे आंकड़े बताते हैं कि किसान जो है कर्ज के बोझ में कहीं ना कहीं अभी भी दबे रहते हैं, और आत्महत्या भी करने को विवश हो जाते हैं बहुत सारी परिस्थितियों में। तो चाहिए गवर्नमेंट को कि ये सारी चीजें रिफॉर्म करे कि इस स्थिति से उबरने के लिए, जहां पे भारत जो है अभी भी एग्रीग्रियन सोसाइटी है, बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से डिपेंडेंट है। तो सबका साथ हो, सबका विकास हो, ऐसी नीतियों को अपनाएं, अडॉप्ट करे और उसका सही से इंप्लीमेंटेशन करे। और आने वाले समय में जो सरकार का ये वादा है कि किसानों की आय दुगुनी करनी है, तो उस लक्ष्य को भी प्राप्त करे और किसानों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। तो हम करंट इनपुट देंगे जब लास्ट में, तो अब हमारा जो अप्रोच है वो मल्टी डायमेंशनल होगा। स्टैटिक पोर्शन के साथ करंट का भी इसमें इनपुट हो गया। आपने देखा हिस्ट्री में भी हमने रिलेवेंसी के अनुसार करंट डाल दिया माय डियर फ्रेंड, ठीक है। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और हां, अंततोगत्वा वंस आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर अचीवर प्रोग्राम फॉर 69 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन, मात्र 2500 रुपए में है। तो ये 9717758805 ये हमारा दोनों नंबर है। इस नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।